दोस्तों यह एक नया मानवा है जो कि बदमाशों के ऊपर बनाया गया है। इसमें कुछ बदमाश हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान करते हैं और उसे रोजाना मारते पीटते हैं, जिससे तंग आकर हमारा मेन कैरेक्टर उन बदमाशों से बदला लेने के बारे में सोचता है। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त उसकी मदद करता है। और कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी माँ को दिखाया जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि बेटा इसे हेलो कहो, जो तुम्हारे सामने स्टूडेंट खड़ी है वह मेरी दोस्त की बेटी है और आज से यह लड़की हमारे घर के सेकंड बिल्डिंग पर रहेगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ से कहता है कि माँ आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि आज एक लड़की हमारे घर में रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि यह मेरा घर है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, तुम चुप रहो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, और वह लड़की हाथ मिलाते हुए कहने लग जाती है कि हेलो, मेरा नाम ली मिंचे है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हाथ मिलाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे भी मिलकर तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा नाम किम जेयुक है। और हमें इन दोनों की उम्र बताई जाती है जो कि दोनों ही 17-17 साल के होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर की कहानी बताते हुए कहने लग जाता है कि यह मेरा घर है और मेरे घर की एक अलग ही कहानी है। हमारे घर में 2 बिल्डिंग है और सेकंड वाली बिल्डिंग पर हम कबाड़ भरने का काम करते हैं, लेकिन आज मेरी माँ ने इसे खाली कर दिया सिर्फ इस लड़की के लिए और आज से यह लड़की हमारे साथ ही रहेगी। और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं कल से ही यंगमिंग हाई स्कूल में जाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं कल ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा इसमें साथ दोगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि ठीक है और अपने मन में कहता है कि क्या ये मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई है। और उसकी माँ वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे अपने काम पर जाना है, तुम एक दूसरे का साथ देना और जययुक तुम इसकी मदद करना। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि ठीक है और वह लड़की कहती है कि आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए, अपना ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की तो मेरी माँ से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी लड़की है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे अपनी जेब में से एक सिगरेट को बाहर निकालती है और जययुक से कहती है कि है तुम्हारे पास लाइटर है क्या। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और मिंचे कहती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो गए, क्या तुम्हारे घर में कोई लाइटर नहीं है बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जययुक गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या इसने मुझे अभी बेवकूफ़ कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की, क्या यह कोई बदमाश है। और वह लड़की कहती है कि तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, जल्दी से मेरा जवाब दो। और यह सुनने के बाद जययुक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि अब इस बेवकूफ़ को क्या हो गया, यह तो मुझसे अपनी नज़रें तक नहीं मिला पा रहा है, कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो दो। जिसे सुनने के बाद जययुक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और मिंचे कहती है कि लगता है कि तुम उनमें से हो, तुम एक बहुत बड़े लूज़र हो। जिसे सुनने के बाद जययुक गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इसने अभी मुझे लूज़र कहा, मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जययुक को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ होता है और वह उससे कहता है कि तुम्हारा ब्रेड तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने सही कहा ना लूज़र। और वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि मैं कोई लूज़र नहीं हूँ, हाँ यह सब इन बदमाशों की वजह से हो रहा है, मेरे पहले साल में ही यह कमीने मुझे मिल गए थे। और वह बदमाश बंदा जययुक के सामने बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि है दोस्त, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, क्या तुम मेरे लिए दुकान से बनाना मिल्क ले आओगे। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि मैं क्यों लाऊं, तुम खुद भी तो ला सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या सच में, और जययुक को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा ना मदरफकर कि तुम्हें ही लाना है तो तुम्हें ही लाना है, क्या तुम मेरी बात को समझे नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों। और यह सुनते ही वह बदमाश जययुक को दोबारा से थप्पड़ मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मार रहा हूँ, यह सब तुम्हारी गलती है मदरफकर, क्योंकि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया है, तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पिटने वाले हो। और वह ज़ोर ज़ोर से जययुक को थप्पड़ मारने लग जाता है। जिसे देखने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि साल के स्टार्ट होते ही इन बदमाशों ने मुझे परेशान कर दिया। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यह बदमाश लड़के मुझे बिना रीजन के ही पीटते हैं, क्योंकि मैं इनका ईजी टारगेट हूँ
और वह बदमाश लड़का कहता है कि किम जयुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे रेड बीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ब्रेड के अंदर रेड बीन्स डलवाई। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का कहता है कि हाँ, तुमसे गलती हो गई, तुमने सही कहा, हर किसी से गलती होती है। और वह जयू के पेट में एक जोरदार पंच दे मारता है और उससे कहने लग जाता है कि लेकिन हर गलती की एक सजा होती है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बताओ कि मैं तुम्हें कितने मुक्के मारूं? जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मुझे 3 मुक्के मारना। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का कहता है कि क्या 3 मुक्के? इसका मतलब है कि मुझे 3 गुना मुक्के मारने होंगे, यानी कि मुझे 9 मुक्के मारने होंगे। और हम देखते हैं कि वह जयू के पेट में लगातार पंच पर पंच मारे ही जा रहा होता है और वह लगभग 5 पंच मार चुका होता है। लेकिन अचानक से एक बच्चा चिल्लाते हुए कहना चाहता है कि ए भाई जरा रुक जाओ, यहाँ पर टीचर आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का रुक जाता है और कहने लग जाता है कि जयुक, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे मुक्के बाकी हैं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें मारने में मुझे मजा आता है। जिसे सुनने के बाद जयुक अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ गंदे कहीं के। और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास टीचर आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाओ। क्या यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो आज नहीं आया है? क्योंकि आज मैं आपको एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जो कि ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया है। जिसे सुनने के बाद जयुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या एक स्टूडेंट है? और जैसे उसकी नज़र स्टूडेंट पर जाती है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वह टीचर कहता है कि क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? और हम देखते हैं कि यह स्टूडेंट ली मिंचे होती है, जो कहने लग जाती है कि हेलो, मेरा नाम ली मिंचे है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। क्या आप सब मेरे साथ दोस्ती करेंगे? जिसे सुनने के बाद जयुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इसने पहले तो मेरे सेकंड फ्लोर पर कब्जा कर लिया और अब यहाँ पर आ गई। मुझे लगता था कि यह किसी और क्लास में होगी, पर यह तो मेरी ही क्लास में है। अब मेरा क्या होगा? और वह टीचर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हम मिंचे के लिए एक नई सीट को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है सीट? कहाँ पर है सीट? अरे हाँ, वह सीट तो बिल्कुल खाली है। जयुक के पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली है, तुम जयुक के पास जाकर बैठ सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि जयुक, ये नाम तो मैंने कहीं पर सुना है। और जैसे ही उसकी नज़र जयुक पर जाती है वह हैरान हो जाती है और जयुक भी उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मारा होता है। और वह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाते हैं कि यह लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है? अब मेरा क्या होगा? और जयुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? अब मेरा क्या होगा? और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पीछे जाकर बैठ रही होती है और वह टीचर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी किताबें खोलकर बैठ जाओ। और जयुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई, अब मेरा क्या होगा? और उसे अपनी माँ की बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मिंचे यहाँ पर बिल्कुल अकेली है, वह इस शहर को नहीं पहचानती, तुम उसकी मदद करना और उसकी देखभाल करना। जिसे सुनने के बाद जयुक अपने मन में कहता है कि क्या मैं उसकी देखभाल करूँ? मैं तो खुद ही एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पीछे से अपने पैर को उड़ाती है। जिसे देखने के बाद जयुक कहता है कि यह क्या था? ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कुछ छुपा है। और हम देखते हैं कि यह मिंचे होती है, जिसके हाथ में एक चिट होती है और वह चिट को फेंक कर जयुक के मुंह पर दे मारती है। और यह चिट जयुक को काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से पड़ी होती है। और जैसे ही जयुक इसे खोल कर देखता है, इसमें लिखा होता है कि इस तरीके से एक्टिंग मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो लूजर। जिसे सुनने के बाद जयुक गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? वैसे भी तुम्हारी जैसे दोस्त को बनाना मेरे लिए शर्मनाक है। मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला, यह सब मेरी प्रॉब्लम है। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लंच हो चुका होता है और जयुक को अपनी बेंच पर कुछ लिख रहा होता है और वह अपने मन में कहता है कि वह बिल्कुल अकेली और नहीं है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वह उस कागज़ को देखकर वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि है यह क्या है? और जैसे उस कागज़ को पढ़कर देख लग जाती है वह थोड़ी सी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि उस कागज़ के अंदर स्कूल का सारा मैप बना हुआ होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि अब वह बेवकूफ़ मुझे यह क्यों देकर चला गया। फिर इसके बाद हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सारे के सारे बदमाश जयुक को घेर कर खड़े हुए होते हैं। और वह बदमाश कहता है कि है जयुक, मुझे बताओ कि मेरे कितने मुक्के बचे हुए थे? जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि 4 मुक्के। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि चलो तो फिर ठीक है,
अपना जबड़ा मजबूत कर लो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज मारने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ मदरफकर्स। और हम देखते हैं कि वह बंदा जययुक के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह अपने मुक्के को रोक देता है और जययुक से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अब इस कमीने को क्या हो गया, क्या ये पागल हो चुका है, अभी तो ये मुझे मुक्का मारने वाला था। और वह बदमाश लड़का कहता है कि है जययुक, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि क्या। और वह बदमाश कहता है कि मुझे पता है कि जययुक तुम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, यह बिल्कुल हमारी तरह है, हम जिस तरह गेम में एडिक्टेड हैं ये उसी तरह पढ़ाई में एडिक्टेड हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि क्या ये लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि मैं पूरी तरीके से सीरियस हूँ, ये हमारे क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं सुना। किम जययुक अभी तक का हमारा क्लास का नंबर 1 टॉपर है। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यह लूजर इतना ज़्यादा जीनियस है। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि जययुक यह कमीने सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हैं, अब इनका मकसद क्या है। और हमें इस बदमाश का नाम बताया जाता है, इसका नाम सेंगबम होता है। और वह जययुक से कहता है कि मुझे आने वाले मिड टर्म्स के एग्ज़ाम में तुम्हारी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि क्या मदद, तुम मुझसे क्या मदद करवाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो तुमसे एग्ज़ाम के लिए चीट शीट्स बनवाना चाहता था। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या चीट शीट्स, इसका क्या मतलब है। और वह अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझसे चीटिंग सीट्स बनवा कर पास होना चाहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जीरो हो जाऊंगा। और उसका दोस्त कहता है कि है सेंगवांग, तुम यह क्या कर रहे हो, तुमने पहले तो ऐसा करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी, फिर तुम इस एग्ज़ाम में ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद सेंगवांग कहता है कि हाँ इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, दरअसल मेरी माँ मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। वह चाहती है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, अगर मैं इस एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाता हूँ तो वह कुतिया मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देगी, है ना ये सही। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि तुम कोरिया से बाहर जाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद सेंगमंग कहता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातें को, है जययुक को, क्या तुम मेरी मदद करोगे यू मदर फकर। जिसे सुनने के बाद जययुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसकी मदद करता हुआ पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा और मुझे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जा सकता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सेंगमंग जययुक के पेट में एक जोरदार घुटना दे मारता है, जिसकी वजह से जययुक के मुंह से भी पानी निकल जाता है और वह जमीन पर अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है और जोर जोर से खांसने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सेंगमंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से जवाब देने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे देरी से जवाब देने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी से जवाब दो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की जययुक तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। जिसे सुनने के बाद जययुक रो रहा होता है और कहने लग जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा, और अपने मन में कहता है कि फकिंग बास्टर्ड बाहर में जाओ। और सेंगबम कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुमने एक समझदारी भरा फैसला लिया है, आखिरकार तुम भी तो यही चाहते हो कि मैं विदेश चला जाऊं ताकि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करे। लेकिन अचानक से सेंगबम कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन जययुक तुम्हारे इस चेहरे को क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जययुक बदले की नज़रों से सेंगबम को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेंगबम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे सामने इस तरह की नज़रें करने की, जल्दी से अपनी नज़रें झुकाओ। और वह उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और उसे कहने लग जाता है कि अपने नज़रें नीची करो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। और वह लगातार जययुक के चेहरे पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से जययुक काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है और उसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। लेकिन वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद यह गलती कभी भी नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद सेंगबम कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार
समझदार हो। लगता है कि तुमने समझने में काफ़ी ज़्यादा देर कर दी थी। चलो अब ये ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम मुस्कुराते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, एग्ज़ाम के दिन मिलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और वह जाते हुए कहने लग जाते हैं कि वह कमीना कहीं का, जब तक उसे मारो ना वह किसी भी बात को समझता नहीं है। और वैसे भी मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो उससे यह काम कराना बिल्कुल ठीक होगा। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम उससे अपना काम कराएंगे। वह तो एक बहुत बड़ा लूजर है, वह हमारे किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे सुनने के बाद जययुग की आंखों में आंसू आ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं पढ़ाई से ज़्यादा फाइटिंग में अच्छा होना चाहता हूँ, ताकि इन जैसे बदमाशों को मैं सबक सिखा सकूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी भी नहीं जीना चाहता। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है, फिर इसके बाद रात हो जाती है और हमें जययुग के घर को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि जययुग अपने घर पर अपनी माँ के साथ खाना पका रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि जययुग जाओ ऊपर और मिंचे को नीचे बुला कर लाओ। जिसे सुनने के बाद जययुग चौंक जाता है और कहता है कि पर क्यों। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम साथ में डिनर करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जययुग अपने मन में कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ डिनर नहीं किया, ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। और उसकी माँ कहती है कि हम साथ साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक साथ खाना भी खाएंगे। अब जाओ और उसे जल्दी से बुला कर लाओ। जिसे सुनने के बाद जययुग कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और वह अपने मन में कहता है कि अभी के लिए हम साथ साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वह मिंचे के कमरे के पास पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लग जाता है कि मिंचे दरवाज़ा खोलो। और वह अपने मन में कहता है कि यह तो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रही है, क्या ये सो गई है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। नहीं नहीं ये गलत होगा, चलो ज़्यादा न सोचते हुए मैं अंदर चला जाता हूँ। और जैसे ही जययुग उसके कमरे के अंदर घुसता है, हम देखते हैं कि मिंचे नहाकर बाहर निकली होती है और वह जययुग को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। और वे अपने पास से एक जग को उठाती है और जय कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक मिंचे उसके सर में वह जग दे मारती है, जिसकी वजह से जय वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ता है और वह जग लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वह लड़की जय के सीने पर अपने पैर को रखती है और कहने लग जाती है कि हे लूजा जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। जिसे सुनने के बाद जय अचानक से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या हुआ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जग लगने की वजह से तुम वहीं पर बेहोश हो गए थे बेवकूफ़। लेकिन तुम बाहर में जाओ, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम एक बहुत बड़े ठरकी हो। तुम्हें एक लड़की के कमरे में घुसने से पहले उसे नॉक करना चाहिए। क्या तुम इसी तरह से किसी भी लड़की के कमरे में इसी तरह से घुस जाते हो। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आया था, माँ ने तुम्हें बुलाया है खाने के लिए। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा से करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट दूंगी, तुम एक बहुत बड़े घटिया इंसान हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि मैं अब इससे कुछ भी नहीं कह सकता, इस सब में मेरी ही गलती थी। और हम देखते हैं कि वह लड़की नीचे आ जाती है और खाना खाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहने लग जाती है कि आंटी आपका सोयाबीन पेस्ट तो कितना ज़्यादा डिलीशियस है, ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है। जिसे सुनने के बाद आंटी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए। दरअसल तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें सोयाबीन पेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बस ट्राई करने की कोशिश की है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या मेरी माँ ने कहा है, लेकिन यह सोयाबीन पेस्ट तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, यह मेरे अब तक का सबसे ज़्यादा मज़ेदार सोयाबीन पेस्ट है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। जिसे सुनने के बाद जयू की माँ कहती है कि तुम कितना ज़्यादा मीठा बोलती हो, अगर तुम्हें दोबारा से ऐसा खाने की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि ये अडल से कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करती है, लेकिन मेरे सामने तो यह कितनी ज़्यादा नफरत से बात करती है, आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। और जयू की माँ कहती है कि लेकिन मिंचा तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि माँ प्लीज़ अपना खाना खाओ। और मिंचा बताती है कि यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, लेकिन दरअसल मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। जिसे सुनने के बाद जयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा, पढ़ने के लिए। जिसे
सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज बोल दिया। और मिंचे बताती है कि यह सच है कि मेरे ग्रैंडफादर के पास कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर उसकी पोती इस एग्ज़ाम में पास हो जाती है तो वह उसे बिल्डिंग दे देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हमारे सियोल के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि क्या तुम्हारे दादाजी के पास एक बिल्डिंग है, वह कितना ज़्यादा कूल है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। और मिंचे बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं इसे मोटिवेशन के तौर पर यूज कर रही हूँ ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। दरअसल मैं गाँव में पली बड़ी हूँ और वहाँ पर कोई भी अकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से मैं हमेशा खेल खेलती रहती थी और मुझे पढ़ाई करने का कभी भी मौका नहीं मिला। इसलिए पढ़ाई के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ और इसी वजह से मुझे सियोल के अंदर आना पड़ा। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल अच्छा फैसला लिया, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना और बिल्डिंग की मालकिन बन जाना मिंचे। जिसे सुनने के बाद जेयू का अपने मन में कहता है कि क्या इसका दादाजी इसे एक बिल्डिंग दे रहा है, ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन ये किस तरीके के खेल को खेलती थी, इसने एक खेल के बारे में कहा था। और जेयू की माँ कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान है जो तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। यह मेरा बेटा, यह पूरी क्लास में नंबर 1 टॉपर रह चुका है और यह तुम्हारी पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या नंबर 1 टॉपर। और वह कहते हैं कि क्या तुम सचमुच एक नंबर 1 टॉपर हो। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हाँ, और वह अपने मन में कहता है कि लेकिन इसके फेस को क्या हुआ। और जेयू की माँ कहती है कि यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा भोला है लेकिन अभी तक यह नंबर 1 टॉपर रहा है और यह थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि माँ अपने बेटे को बेवकूफ़ मत कहो। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मेरी तरह स्मार्ट हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन मुझे तो इस बेवकूफ़ के ऊपर शक हो रहा है और वह कुछ सोचने लग जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वह कहती है कि खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि हाँ ठीक है मिंचे, अब तुम ऊपर जा सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के खाने के लिए। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि यह तो सचमुच एक बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। और वह लड़की जेयू से कहती है कि है लूजर, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह बाहर आ जाते हैं और जेयू कहता है कि है रुको जरा, तुम कहाँ पर जा रही हो, हम घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी। जिसे सुनने के बाद मिंचे वहीं पर बैठ जाती है और अपने पास से एक स्केट को निकालती है और उसे जलाते हुए कहने लग जाती है कि है नंबर 1 स्टूडेंट, क्या तुम मेरी पढ़ाई के मामले में कुछ मदद कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पढ़ाई के मामले में मदद। और वह कहता है कि नहीं, क्या तुम मुझे यहाँ पर इतनी दूर यह बताने के लिए लाई थी। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि पर क्यों, अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाती हूँ तो वह बिल्डिंग मुझे मिल जाएगी और उसमें से एक फ्लैट मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगी। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं बदमाशों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ जो लोगों को धमकाते हैं। मैं उनके पढ़ाई के मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी सिगरेट को पीकर जल्दी से घर वापस आ जाना। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह बेवकूफ़ लड़का आखिरकार मुझसे क्या कराना चाहता है। और वह कहती है कि है रुको जरा, मेरे पास एक लड़की दोस्त है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी उससे दोस्ती करा दूंगी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हॉट है। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि क्या खूबसूरत है, मुझे लगता है कि वह तुम्हारी तरह ही बदमाश होगी। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि उसके गाल बहुत ही ज़्यादा नरम है और वह बिल्कुल तुम्हारी टाइप की है, उसके 2 बड़े बड़े संतरे हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस लड़के की बातों में आ गया था, पर नहीं, मैं एक लड़की की मोह माया में बिल्कुल भी नहीं फंस सकता, चाहे वह कितनी भी हॉट हो, मुझे बस यहाँ से जाना होगा। लेकिन जेयू के पीछे से आवाज़ आती है कि जरा अपनी दोस्त से हमें भी तो मिलाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बदमाश आ चुके होते हैं जो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त के संतरे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जरा हमसे भी तो उसे मिलाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि ये ठग हैं जो हमारी गलियों में आसपास घूमते
रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वह बदमाश मिंचे से कहते हैं कि लेकिन वैसे तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताओगी। बताओ कि तुम कौन से स्कूल में जाती हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी। हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि हम अभी लोडेड हैं, तुम हमारे साथ आ सकती हो। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। और वह बदमाश कहता है कि अब शर्माओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम हम जैसे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो, चलो मेरे साथ, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यकीन मानो तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करोगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, मुझे 112 पर कॉल करना होगा। और मिंचे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम जैसे लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता था, चलो अब ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। और जिसे सुनने के बाद मिंचे उसके गले में अपने हाथों को डालती है और कहने लग जाती है कि लेकिन मुझे तुम जैसे सुअर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वह उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना दे मारती है। और जिसे देखने के बाद जयूक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि उसने एक ही घुटने के अंदर उस बदमाश की हालत ख़राब कर दी होती है और वह बदमाश एक ही घुटने के अंदर ज़मीन पर ही पड़ जाता है। जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि यह कैसे हो सकता है, सिर्फ उसने एक ही घुटना मारा और एक ही घुटना पड़ते ही वह बेहोश हो गया, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और उसका दूसरा बदमाश कहता है कि कुतिया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, तुम इससे नहीं बचने वाली। और हम देखते हैं कि वह बंदा भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और मिंचे को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे काफ़ी ज़्यादा शांत खड़ी होती है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। और जिसे देखने के बाद जेक अपने मन में कहता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा शांत है, बिल्कुल एक ब्लैक बेल्ट फाइटर की तरह। और वह बदमाश मिंचे पर मुक्का चलाते हुए कहता है कि कुतिया कहीं की, अब तो मेरे हाथों से मरेगी। और जैसे ही वह बदमाश मुक्का मारता उससे पहले ही मिंचे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक फट जाती है और उसके अंदर से खून बह रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे यहीं पर नहीं रुकती, वह दोबारा से एक और मुक्का मारती है और लगातार मुक्के पर मुक्के उसके मुंह पर मारे ही जा रही होती है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से खून निकल रहा होता है। और वे एक और बार उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है और यह मुक्का उसकी चावड़ी में जाकर लगा होता है, जिसकी वजह से उस आदमी की हालत वहीं पर खराब हो जाती है और वह बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि यह सब बेवकूफ़ तो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। जिसे देखने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह पूरी तरीके से पागलपन है। और हम देखते हैं कि उनका तीसरा बदमाश बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की, बताओ कि तुम कौन हो। मैं भी एक बहुत बड़ा फाइटर हूँ और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और वह बंदा भी मिंचे को मारने के लिए जा रहा होता है और मिंचे भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह बंदा अपना मुक्का मिंचे के ऊपर चलाता है, हम देखते हैं कि मिंचे उस मुक्के को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेती है और घूमते हुए एक जोरदार कोहनी उसके चेहरे पर दे मारती है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत वहीं पर खराब हो जाती है और वह बंदा भी वहीं पर ढेर हो जाता है। और हम देखते हैं कि मिंचे ने अकेले ही सारे के सारे बंदों को वहीं पर ढेर कर दिया होता है। जिसे देखने के बाद जयू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या था, क्या मैं इन सब का विटनेस हूँ, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। क्या मिंचे ने अकेले ही इन सारे बंदों को ढेर कर दिया है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। और वह अपने मन में मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि इसका मतलब है कि यह उस तरीके के खेल को खेलती थी, मुझे इससे पूछना होगा। और वह कहता है कि ली मिंचे। जिसे सुनने के बाद मिंचे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि क्या बेवकूफ़, अभी भी तुम यहाँ पर हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए थे तो कम से कम पुलिस को तो बुला सकते थे बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि
तुम किस खेल को खेलती थी? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या खेल? और जैसे ही वह जेयू के सीरियस चेहरे की तरफ देखती है, वह कहती है कि हाँ, मैं एक मार्शल आर्ट फाइटर थी। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या एक मार्शल आर्ट फाइटर? और वह अपने मन में उन बदमाशों की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह बदमाश जेयू को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं। और जेयू कहने लग जाता है कि वह लोग मुझे रोजाना परेशान करते हैं और मुझे किसी भी तरह से उनसे अपना बदला लेना है। मेरे पास यही मौका है, मुझे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और वह मिंचे से कहता है कि मैं पढ़ाई के मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मदद करोगे? और जेयू कहता है कि लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे फाइट करना सिखाना होगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी देर तक जेयू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि पर ऐसा क्यों, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहती? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती। मेरा मतलब है कि मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसमें एक दूसरे के क्लोज आना होता है, स्किन टू स्किन। अगर हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हमें एक दूसरे की पसीने की बदबू आएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मैं इसलिए ये सब नहीं करना चाहती। और वह कहते हैं कि बेवकूफ़, अगर तुम ताकतवर ही बनना चाहते हो तो तुम्हें जिम जाना चाहिए। जिम जाने के बाद तो तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, तो जिम जाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जिम के आसपास वे स्कूल के बदमाश घूमते हैं, अगर मैं वहाँ पर गया तो वह मुझे दोबारा से परेशान करेंगे। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं एक लूजर के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अगर मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश भी की तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और अपनी पढ़ाई खुद कर सकती हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही फाइट करना सीख जाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे वहाँ से जा रही होती है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि रुको जरा, और वह अपने मन में कहता है कि मैंने तो उसे एक अच्छा ऑफर दिया, फिर वह मानी क्यों नहीं? और हम देखते हैं कि वह बदमाश वहाँ से खड़े हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, वह लड़की कहाँ पर गई? और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद जेयुक बड़ी तेज़ी के साथ अपनी घर की तरफ भागने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपने घर पर पहुंच जाता है और सो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आज मैंने जो फाइट देखी वह कोई मजाक नहीं था। मिंचे ने अकेले ही उन 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। अगर मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो उस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसने अपने मार्शल आर्ट के दम पर तीनों के तीनों बदमाशों को एक ही वार के अंदर ढेर कर दिया। वह एक कमाल की फाइटर है। अगर मैं एक कमाल की फाइटर से मदद लेता हूं तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा फाइटर बन जाऊंगा और अच्छा फाइटर बनने के बाद मैं उन सारे बदमाशों से बदला ले सकता हूं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। और हम देखते हैं कि इसके बाद सुबह हो चुकी होती है और जेयू की माँ काम पर जा रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिए है, तुम इन्हें खाकर स्कूल चले जाना। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है। और उसकी माँ कहती है कि अरे हाँ, मैंने एक सैंडविच मिंचे के लिए भी बनाया है, उसे दे देना। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे उसे देना है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि हाँ प्लीज़ बेटा, उसे मेरी तरफ से दे देना। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि क्या मुझे सुबह सुबह मिंचे का चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। वह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं उसके पास गया तो वह मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगी। लेकिन रुको जरा, अब हम एक साथ रहते हैं तो मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। और वैसे भी कल रात के बाद उसका दिमाग अब चेंज हो गया होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है और कहता है कि ली मिंचे, बाहर निकलो। और अब वह अपने मन में कहता है कि वह कोई भी जवाब नहीं दे रही है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली वाली गलती दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। मैं दरवाजे के बाहर रहकर उसका इंतजार कर सकता हूँ। और अंदर से आवाज़ आती है कि तुम आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अंदर आ रहा होता है और कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। और हम देखते हैं मिंचे ब्रुश कर रही होती है, लेकिन उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है। जिसे देखने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे दोबारा से गलती हो गई। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा परवट हो, तुम हमेशा यही बातें सोचते हो, क्या तुम देख नहीं सकते मैंने अपने शर्ट के नीचे यह पैंटी पहनी हुई है? जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी गलती है,
माँ ने कहा है कि मैं ये सैंडविच तुम्हें दे दूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम उसे वहाँ पर धर कर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी नज़र किताबें पढ़ती है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या ये मिंचे की वर्कबुक है, क्या अकेले रहकर वह इन किताबों में पढ़ाई करती है। लेकिन एक मिनट रुको जरा, ये किताबें तो एलिमेंट्री के बच्चों वाली किताबें हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। अब मुझसे ये मत कहना कि वे इन किताबों में पढ़ाई करती हैं। मुझे लगता है कि ये उसकी ज़रूर से पुरानी वाली किताबें होंगी। और जैसे ही जयकू उन्हें खोल कर देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन पर तो हाल ही में कुछ लिखा गया है। इसका मतलब है कि वह एलिमेंट्री के बच्चों वाली किताबों में पढ़ाई करती है। ऐसा कैसे हो सकता है। और वह मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ वह कहती है कि मैं गाँव में पली बड़ी हूँ, तो मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं पढ़ाई के मामले में कच्ची हूँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर मिंचे आ जाती है और कहती है कि हे बेवकूफ़, क्या तुम अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हे ले मिंचे, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं, क्या तुम इनमें अकेले रहकर पढ़ाई करती हो, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद मिंचे उन किताबों को देखती है और उन्हें देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बड़ी तेज़ी के साथ जेयू को पीछे धकेलते हुए दीवार के पास ले जाती है और उसे कहती है कि हे बेवकूफ़, मैंने तुमसे बात क्या कर ली, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन चुके हो और तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने की, तुम एक लूजर हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए बेवकूफ़, तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद जयक वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती के लिए, लेकिन एक मिनट रुको जरा, कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए भी माफ़ कर देना। और उसे कल की बातें याद आती है, जहाँ पर वह कहता है कि मैं तुम्हें स्टडी करना सिखाऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे फाइटिंग करना सिखाना होगा। और वह कहता है कि अगर तुम्हारा दोबारा से दिमाग चेंज हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे लगता है कि तुम बेसिक स्टडी में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, अगर ऐसा है तो कोई भी अकेडमी तुम्हें अपने पास नहीं लेगी, तुम्हारे लिए अकेले मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम मुझे बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, मैं तुम्हारा ट्यूटर बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और उस पर किताब मारते हुए कहती है कि भाड़ में जाओ कमीने। और हम देखते हैं कि अगली रात हो चुकी होती है और जयक अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि जयक मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे काम के मामले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारे स्वीट पोटैटो बना दिए हैं, तुम उनमें से कुछ मिंचे को भी दे देना। जिसे सुनने के बाद जयक कहता है कि ठीक है, और वह अपने मन में कहता है कि माँ हमेशा ली मिंचे के लिए मुझसे देने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि वहाँ से मिंचे आ जाती है जो कहती है कि हे रुको जरा, क्या तुम बेवकूफ़ हो जो दूसरों के कमरे के बाहर इधर से उधर घूमते रहते हो। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि क्या ये अभी बाहर से आई, और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे माँ ने तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटो बनाए हैं, क्या तुम इन्हें खाना चाहोगी। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि एक मिनट रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि इससे मुझे क्या बातें करनी है। और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पास आ जाती है जो कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि क्या एक ज़रूरी बात। और मिंचे कहती है कि मैंने 3 अकेडमीज़ के अंदर अप्लाई किया और उन लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद भी उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और मिंचे बताने लग जाती है कि उन लोगों ने मुझे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मेरे पास एलिमेंट्री के स्कूल के बच्चों की जैसी स्किल है, भला वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, तुम्हारे पास एलिमेंट्री के बच्चों जैसी स्किल है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले से ही बता दिया था कि कोई भी अकेडमी तुम्हें नहीं लेगी और शायद इन स्किलों की वजह से तुम्हें किसी भी अकेडमी ने नहीं लिया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझे स्टडी करना सिखाओ, बदले में मैं तुम्हें फाइटिंग करना सिखाऊंगी। जिसे सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अचानक से इतनी जल्दी यह मान कैसे गई। और फिर इसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जयक बताता है कि हमने पहला दिन पढ़ाई के लिए चुना। और हम देखते हैं कि वह मिंचे को कुछ पढ़ा रहा होता है और कहने लग जाता है कि चलो फिर ठीक है, हम सबसे पहले बेसिक इंग्लिश से शुरू करेंगे। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा फॉर्मल क्यों बोल रहे हो। जिसे सुनने के बाद जयक कहता है कि मुझे फॉर्मल बोलना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें अच्छे से लेसन सिखा सकूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा ट्यूटर बन चुका हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वह कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ, बताओ कि दिस का मतलब क्या होता है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि दिस का मतलब सीक्रेट होता है। और जिसे सुनने के बाद
बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या सीक्रेट, चलो बताओ कि बस का मतलब क्या होता है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद जयूक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि है भगवान, इसे तो इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, लगता है कि इसे अल्फ़ाबेट सिखाने होंगे। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और पता होने का यह मतलब नहीं कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम ABCD से शुरू करेंगे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि जितना मैंने सोचा था मिंचे की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाना होगा, लेकिन उसे सिखाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर इसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंचे जयू को फाइट सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान को हराना है तो तुम्हें सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तभी जाकर तुम उसे हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि तुम भी इसी तरह से अपने अपोनेंट को हराती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें दुश्मन की कमजोरियों के बारे में पता होगा तो तुम उसे आसानी के साथ हरा सकते हो। चलो फिर ठीक है, हम कल तुम्हारे अपोनेंट की जानकारी को लेंगे। और हम देखते हैं कि वे स्कूल आ जाते हैं और मिंचे कहते हैं कि मुझे ऊंचा उठाओ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो, बताओ तुम्हारा वजन कितना है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है बेवकूफ़, तुमने कहा था कि वे यहाँ पर स्मोक करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मैंने तुम्हें सच बताया था, ज़रा इंतज़ार तो करो। और हम देखते हैं कि मिंचे कहती है कि अरे हाँ, वह लोग तो यहाँ पर आ गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंगमम आ चुका होता है जो कहता है कि है मुझे एक सिगरेट तो देना। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या वह लाल बालों वाला बंदा तुम्हारा दुश्मन है। जिसे सुनने के बाद जयू हाँ कहता है और सेंगमम का दोस्त कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम सिगरेट है। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि चलो ठीक है, एक दूसरे से एडजस्ट कर लो। और वह कहता है कि लेकिन सेंगमम, मैंने सुना है कि तुम्हारी किसी बंदे से लड़ाई हुई है, वह कौन है। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि हाँ, मैंने उसके दोस्त को पीट दिया था, अब वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और मुझसे फाइट करने के लिए कह रहा था, उसने तो मेरे सर में दर्द कर रखा है। जिसे सुनने के बाद सेंगमम का दोस्त कहता है कि लगता है कि वे बेवकूफ़ पूरी तरीके से पागल हो गया है जो तुम्हारे हाथों से मरना चाहता है, बताओ कि तुम्हारी लड़ाई कहाँ पर होने वाली है। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि हमारी लड़ाई पार्किंग में होने वाली है और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि वे लोग लड़ाई करने वाले हैं, चलो उसे जाकर देखते हैं। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, हम उसे जाकर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो, मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि बेवकूफ़, मैं बहुत ही ज़्यादा हल्की हूँ, तू मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या। और हम देखते हैं कि जयूक उसे लेकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और उसे पैर मारने लग जाती है। और इसकी आवाज़ सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि लगता है कि यहाँ से किसी की आवाज़ आई। फिर इसके बाद हमें एक अगली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जयूक घोड़ी पैर कर आगे होता है और कहता है कि लेकिन हम यहाँ पर फाइट देखने के लिए क्यों आए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए बेवकूफ़, हम तुम्हारे अपोनेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं ताकि हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सके, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि हाँ ठीक है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें अपने कान खुले रखने हैं और मेरी पूरी बातों को सुनना है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे फाइट तो सिखा रही हो ना, फिर तुमने मुझे यह अपना वजन क्यों देकर रखा है, क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट समझ कर रखी हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, और वैसे भी हम दोनों के लेवल्स में ज़मीन आसमान का अंतर है, तुम मेरी बातों को कभी भी समझ नहीं पाओगे, जब तक फाइट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे बैग को कैरी कर कर रखोगे। और इस बात का ध्यान रखना कि हम दोनों पकड़े ना जाए, अगर किसी को पता चला कि मैं तुझ जैसे लूजर को जानती हूँ तो मैं तुम मेरे हाथों से काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है, और वह अपने मन में कहता है कि लगता है कि मिंची अपनी टाइम की एक बहुत बड़ी बदमाश है। और वह कहता है कि देखो ज़रा, वह पुलिस यहाँ पर आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, हम फाइट देखने के लिए चलते हैं। फिर इसके बाद हमें पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आ चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि वाओ, ये प्लेस तो कितना ज़्यादा अच्छा है, लगता है कि यह बदमाशों की रिंग है। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो मिंचे को देखने के बाद
थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आई है, क्या तुम भी यहाँ पर फाइट देखने के लिए आई हो? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो बिल्कुल अच्छे टाइम पर आई हो, उन दोनों की लड़ाई जल्दी होने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या तुम एक सिगरेट लेना चाहोगी? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं पहले से ही पी कर आई हूँ। और वह कहती है कि लेकिन तुम्हारे पीछे यह लड़का कौन है? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम उस पर ध्यान मत दो, वह हमारे घर का एक जूनियर है और मैं इसे लाई हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि क्या इसने अपने घर का नौकर समझ कर रखा है मुझे? क्या ये पूरी तरीके से पागल हो गई है? अगर इसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता। और एक लड़की कहती है कि वह देखो वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो रही है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो ठीक है, हम इसे क्लोज जाकर देखते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट के बीच में सेंगमो और एक बंदा खड़ा होता है और वह दोनों फाइटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद सेंगमो कहता है कि भाई तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहता है? मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और वैसे भी तू कीड़े की तरह है जिसे मैं मन चाहे कुचल सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हरामी कहीं के, तूने मेरे दोस्त की उंगली तोड़ी है, तुम्हें उसके लिए सजा जरूर मिलेगी। जिसे सुनने के बाद सेंगमो कहता है कि हम सिर्फ फुटबॉल खेल रहे थे और उसके गलती से लग गई थी, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसे भूल जाओ। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या भूल जाऊं? अगर यह बात है सच है हरामी तो उससे जाकर माफ़ी मांग। जिसे सुनने के बाद सेंगमो कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना तुम्हारी आंखों को फोड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि सेंगमो उस बंदे की आंख में अपना अंगूठा घुसा देता है जिसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और सेंगमो उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि कुत्ते कहीं के, अपनी बकवास बंद कर, तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और तू इसके लिए मुझसे काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है। और हम देखते हैं कि सेंगमो लगातार उसके बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा भी सेंगमो को मारने के लिए आता है, लेकिन सेंगमो उसे एक जोरदार लात मारता है और एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वह बंदा दोबारा खड़ा नहीं होता। जिसे देखने के बाद सेंगमो कहता है कि ये क्या है फकिंग बास्टर्ड, मुझे लगा था कि तू ताकतवर है और मुझे एक अच्छी टक्कर दे पाएगा, लेकिन तू तो एक ही मुक्के के अंदर ढेर हो गया, तू भी बाकी लूजरों की तरह निकला। जिसे देखने के बाद कुछ लड़कियां कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, इसने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, ये हमारे स्कूल का सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़का है। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि यह कितना ज़्यादा डरावना है, लेकिन मिंचे अभी भी सेंगमो को ऑब्जर्व कर रही होती है। और हम देखते हैं कि सेंगमो चिल्लाते हुए कहता है कि ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ लूजर, तू मेरे हाथों से और भी ज़्यादा पिटने वाला है, ये ले सोकर किक। और हम देखते हैं कि सेंगमो उसे एक जोरदार लात मारता है और कहने लग जाता है कि लूजर आज तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटेगा। और वह लगातार उस बंदे को मारे ही जा रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगमो उस बंदे की मार मार कर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर देता है और उसके जबड़े के बहुत सारे दांत तोड़ देता है और बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि सेंगमो मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती थी, मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। सेंगमो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे मत मारो। जिसे देखने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये माफ़ी मांग रहा है, इसके बहुत सारे दांत टूट चुके हैं, अब उसे रुक जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सेंगमो कहता है कि क्या तुमने अभी मुझसे माफ़ी मांगी? तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी आंगली को तोड़ दिया है और तुम्हें वह आंगली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी आंगलियों को भी तोड़ देता हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि सेंगमो एक सिलेंडर को उठाता है और उस बंदे की आंगलियों में दे मारता है और वह बंदा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। जिसे देखने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस बंदे की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जा रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जेयुक अपना सर पकड़ कर बैठा होता है और कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं उससे कभी भी नहीं जीत सकता, वे काफ़ी ज़्यादा डरावना है, मैं उससे कभी भी नहीं जीत पाऊँगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे उसे एक लात मारते हुए कहने लग जाती है कि बेवकूफ़, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम सच में बहुत बड़े लूजर हो, अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर तैयार कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद जेयुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा? जिसे सुनने के बाद मिंचे चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने सुना ही नहीं देता बेवकूफ़, मैंने कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर सेंगमो से लड़ने के लिए तैयार कर दूंगी लूजर। और हाँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, अगर नहीं लड़ना चाहते तो तुम यहाँ से छोड़ कर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सेंगमो की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर सेंगमो उसे परेशान कर रहा होता है। और जेयुक कहता है कि सेंगमो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्या मैं सच में सेंगमो को हरा भी
पाऊंगा। और मिंचे कह रही होती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लूजर कहीं के, अब मुझ पर शक करना बंद करो, मैं तुम्हें सैंगमम से लड़ने के लिए 1 महीने के अंदर तैयार कर दूंगी। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और वह अपने मन में कहता है कि लेकिन क्या सच में मैं सैंगमम को हरा भी पाऊंगा या फिर नहीं, वह मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और मिंचे ने कहा है कि वह मुझे 1 महीने के अंदर तैयार कर देगी, इसका मतलब है मुझे मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया के अंदर रिस्क लिए बिना कुछ भी नहीं होता, मुझे रिस्क लेना होगा। और वैसे भी मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ और मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी अगर मैं पिटा भी तो इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं दोबारा से शुरुआत कर सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता। और वह कहता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद हमें 1 महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सैंगमम बाकी दिनों की तरह जेयू को परेशान करने के लिए आ गया होता है। और वह कहता है कि जेयू को लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अब मुझे चीटिंग देना और एग्ज़ाम के अंदर पास करा देना। अगर तुमने पास करा दिया तो मैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। और हम देखते हैं कि मिंचे उन्हीं को ही देख रही होती है और जेयू को बाहर लेकर आ जाती है और कहती है कि तुम लूजर की तरह एक्ट करना बंद करो, क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो? तुमने सैंगमम से फाइट करने के लिए 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस की है, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो? जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्या मैं उससे सच में फाइट जीत भी पाऊंगा? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम सच में बहुत बड़े कायर हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अगर तुम यहीं पर रुक गए तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे उसे देखने से ही बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं फाइट को हार जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे के मामले को हैंडल कर लूँगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं तुम्हें बचाने के लिए भी आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मैडम कह रही होती है कि सभी स्टूडेंट अपने पेपर को करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें एक दूसरे स्टूडेंट से दूर रहना है, अगर तुमने चीटिंग करने की कोशिश की या फिर चीटिंग करवाते हुए पकड़े गए तो तुम्हें एग्ज़ाम के अंदर 0 मिलेगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि मिंचे के पास एक छोटा सा कागज़ होता है और वह उस कागज़ में लिख रही होती है और अपने मन में कहती है कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे उसे दे देना चाहिए। और वह एक चिट बनाती है और सैंगमम की तरफ देखती है और बड़ी तेज़ी के साथ सैंगमम की तरफ वह उस चिट को फेंक देती है। और हम देखते हैं कि वह चिट सैंगमम के हाथों में जाकर लगती है, जिसे देखने के बाद सैंगमम थोड़ा सा चौंक जाता है और वह जेयू की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि क्या इस लूजर ने अभी से ही मुझे चीटिंग सीट दे दी, मुझे यकीन नहीं होता है कि यह लूजर इतना ज़्यादा जीनियस है, अभी अभी तो एग्ज़ाम शुरू हुआ है। और वह सैंगमम जेयू को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि सैंगमम मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है, अभी तक मैंने इसे कुछ भी बताया भी नहीं है। और हम देखते हैं कि सैंगमम उस चिट को खोल कर देखता है और उसे देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस चीटिंग सीट में लिखा होता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ गधे। जिसे सुनने के बाद सैंगमम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की। लेकिन जेयू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और मिंचे अपने मन में कह रही होती है कि सैंगमम अब तुम ख़त्म होने वाले हो और इसे देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। फिर इसके बाद हमें 1 महीने पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेयू की ट्रेनिंग को देखते हैं। हम देखते हैं कि वह मिंचे को अपनी पीठ पर लाद कर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मेरी फाइटिंग सिखाने में मदद करने वाली हो, फिर मैं तुम्हें उठाकर क्यों ले जा रहा हूँ। और जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, बस तुम चढ़ो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, तुम एक लड़के होकर इतनी कमजोरी कैसे दिखा सकते हो। और हम देखते हैं कि वह उसे ऊपर लेकर चढ़ चुका होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि रुको रुको, यहीं पर रुक जाओ। जिसे सुनने के बाद जेक वहाँ पर थका कर बैठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे उसके ऊपर ही बैठ जाती है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि क्या तुम अब भी मेरी ट्रेनिंग करने में कोई मदद कर रही हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें चेयर बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी चप्पल लाना भूल गए थे और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपने पैरों को गंदा नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और वह अपने पिछवाड़े को उठाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे उसे जोर जोर से लात मारने लग जाती है और कहती है कि तुम अपना पिछवाड़ा क्यों हिला रहे हो, क्या तुम मुझे गिराना चाहते हो, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द
हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। फिर उसके बाद हमें एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंचे और जेयुक आ चुके होते हैं और मिंचे कहती है कि मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि तुम बिल पे करोगे। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं पे कर दूंगा। और मिंचे कहती है कि ताकत के लिए वजन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम 1 टन खाओगे तो कम से कम 10 किलो वजन तो बढ़ा ही लोगे। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा 10 किलो वजन, भला मैं 10 किलो वजन कैसे बढ़ा पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि खाना खाओ बेवकूफ़, तभी जाकर तुम्हारा वजन बढ़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक लूजर के साथ खाना खा रही हूँ। अगर मैंने तुमसे डील ना की होती तो मैं यहाँ से चली जाती। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। और मिंचे ने खाना खा लिया होता है और कहती है कि क्या अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि मिंचे ने तो खाना ख़त्म ही कर लिया, वह भी इतनी जल्दी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेयुक मिंचे को अपनी पीठ पर उठाकर ला रहा होता है और वह कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें पीठ पर उठाकर ले जाना ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन मुझे यह बताओ कि हमारी असली फाइटिंग कब होने वाली है, मैं कब टेक्निक्स को सीख पाऊंगा। और वह अपने मन में कहता है कि इसने मुझे अपना नौकर समझ कर रखा है, मैं इसे हर वक्त अपनी पीठ पर लेकर घूमता हूँ। और मिंचे कहती है कि रुको जरा, यहीं पर रुक जाओ, मेरा डिलीवरी यहीं पर आने वाली है। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि क्या डिलीवरी। और मिंचे कहती है कि वह रही डिलीवरी, जाओ अब उसे उठाकर हमें ऊपर लेकर जाना है। जिसे सुनने के बाद जेयुक हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस डिलीवरी के अंदर ट्रेनिंग का बहुत सारा सामान होता है, जैसे पंचिंग ग्लव्स, हेलमेट्स और बहुत सारे सामान होते हैं। जिसे देखने के बाद जेयुक कहता है कि ये क्या है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह हमारी ट्रेनिंग का सामान है, मैंने अपनी पुरानी दोस्त से ये कहकर यह मंगवाया है और उसे मनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि क्या तुम्हारी पुरानी दोस्त। जिसे सुनने के बाद मिंचे बताने लग जाती है कि तुम्हें याद ही होगा, मैंने अपनी दोस्त के बारे में तुम्हें बताया था, मैंने बताया था कि उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े संतरे हैं, क्या तुम्हें मेरी दोस्त याद आई। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि हाँ मुझे याद आई। और वे अपने मन में मिंचे की बातों को याद कर रही होते हैं, जहाँ पर मिंचे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिला दूंगी, उसके बड़े बड़े संतरे हैं और वह बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में उसकी इमेज को सोचने लग जाता है और कहता है कि क्या सच में उसके बड़े बड़े संतरे हैं और वह बिल्कुल मेरे टाइप की है, क्या ऐसा इंसान एग्जिट भी कर सकता है। और वह कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इस सब बातों को इमेजिन नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास है। और जेयुक की हरकतों को देखने के बाद मिंचे कहते हैं कि लगता है कि तुम दोबारा से कुछ गंदा सोच रहे हो, तुम तो सच में बहुत बड़े ठरकी हो। चलो हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें कुछ इस तरह से अपने मुक्कों को सामने लाना है और बड़ी तेजी के साथ हमला करना है, बिल्कुल 1 2 1 2। और हम देखते हैं कि मिंचे के मुक्के इतने ज़्यादा जोरदार होते हैं कि जेयुक के बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि वाह, इसकी रफ्तार तो कितनी ज़्यादा तेज़ है, इसने तो हवा की मदद से मेरे बालों को ही उड़ा दिया। और मिंचे कहती है कि यह तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग है, तुम्हें सामने की तरफ अपने मुक्कों को मारना है और 1 2 कहना है और इसके साथ साथ तुम्हें एक लोअर किक को भी ऐड कर देना है। यही तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हें 1 2 कहना है और एक लोअर किक को मारना है। क्या तुम समझ गए। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और मिंचे कहती है कि तुम्हें इन्हें 2 हफ्तों तक बिना रुके करना है, अगर तुम इसे छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और हम देखते हैं कि जेयुक के पहला मुक्का चलाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे थोड़ी सी परेशान होती है और कहती है कि देखो इस तरह से बड़ी तेजी के साथ मारना है। और हम देखते हैं कि जेयुक करके देखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि तुमसे नहीं होगा, ये लो डंबल्स, इनसे कर देखो। और हम देखते हैं कि जेयुक उन डंबल से करने लग जाता है, लेकिन उनसे करने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम देखते हैं कि करते करते रात बीत चुकी होती है। फिर इसके बाद दिन निकल आता है और जेयुक अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और दोबारा से रात हो जाती है और दोबारा से दिन आ जाता है, लेकिन अभी भी जेयुक की ट्रेनिंग चल रही होती है। और उसे ऐसा करते करते 2 दिन बीत चुके होते हैं और 2 दिन बाद वह अपने डंबल्स को फेंकता है और बड़ी तेजी के साथ अपने मुक्कों को सामने की तरफ चलाने लग जाता है। और वह बड़ी तेजी के साथ अपने मुक्कों को सामने की तरफ चला रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि लगता है कि यह लूजर धीरे धीरे अपने आप को बेटर बनाता जा रहा है। और उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है, अब तुम लो किक ट्राई करने की कोशिश करो। और जेयुक को लो किक ट्राई करने की कोशिश करने लग जाता है और उसे करते करते शाम बीत चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेयुक लड़ाई करने के लिए बिल्कुल
तैयार होता है और वह बड़ी तेजी के साथ अपने मुक्कों को भी चला पा रहा होता है और तेजी के साथ अपनी लो किक को भी मार पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि आखिरकार बेवकूफ़, तुमने मुझे डाउन कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया, मैं सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि तुम्हें बुरा न लग जाए। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वह अपने मन में कहता है कि क्या ये मेरी तारीफ थी। और मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, हम अगली टेक्निक को यूज करते हैं और वह है टैकल। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि टैकल, यह बिल्कुल फुटबॉल की तरह है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि नहीं बेवकूफ़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेवकूफ़, क्या तुमने मानवा या फिर मांगा में इसके बारे में कभी भी नहीं पढ़ा। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि नहीं, मैंने वेबटून में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ये एक तरह की टैकल टेक्निक है जिसमें हम किसी को धक्का देकर या फिर खींचकर उसे ज़मीन पर गिरा सकते हैं। इसके बिना फाइटिंग बिल्कुल अधूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुक्कों के दम पर जीत जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए यह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर तुम किसी को हरा पाओगे। चलो फिर ठीक है, अब तुम मुझे धक्का देने की कोशिश करो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि क्या तुम्हें धक्का देने की कोशिश करूं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ बेवकूफ़, तुम मुझे टैकल करने की कोशिश तो करो बेवकूफ़, मैं तुमसे नहीं गिरने वाली। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और वह टैकल करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं बड़ी आसानी के साथ इसे धक्का देकर नीचे गिरा सकता हूँ और इस पर काबू पा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जेयुक मिंचे को टैकल करने की कोशिश करता है लेकिन उससे टैकल बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहता है कि अब मिंचे को क्या हुआ, ये तो खंबे की तरह खड़ी है, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि तुम किस चक्की का आटा खाती हो, तुम तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। लेकिन छोड़ो, इसमें करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम देखते हैं कि जेयुक इन सब चीज़ों को सोच रहा होता है लेकिन अचानक से मिंचे उसे एक जोरदार घुटना दे मारती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मुझे इसी तरह से टैकल करना चाहते हो तो समझ लेना तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पिटाई होने वाली है। चलो फिर ठीक है, अब मेरी बारी, मैं तुम्हें टैकल करके दिखाती हूँ, तुम बस मुझे रोकना। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है, और मिंचे कहती है कि चलो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ। और वह बताने लग जाती है कि याद रखना, सेंगम तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुमने नॉर्मल तरीके से उसे टैकल करने की कोशिश की तो तुम उसे कभी भी डाउन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाती हूँ जिससे तुम बड़ी आसानी के साथ उसे हरा पाओगे। और फिर इसके बाद हमें जेयुक के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जेयुक हमें बताने लग जाता है कि लगभग 2 हफ्तों तक मैंने इसी तरह से मिंचे के साथ हार्ड ट्रेनिंग की। मुझे लगा था कि यह मुक्को की तरह आसान होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने मुझे पलंग की तरह इस्तेमाल किया और हमेशा मेरे ऊपर बैठती थी। जब भी मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता था तो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ना होता था और वह भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। जब भी मुझे स्क्वाट्स लगाने होते तो मिंचे को अपनी गोदी में उठाना होता था और मिंचे मुझे रोज़ाना पंचिस और किक की भी प्रैक्टिस करवाती। शुरू में यह करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था लेकिन धीरे धीरे से मैंने सीख कर गया और मिंचे ने मुझे नई नई टेक्निक्स भी सिखाई जिससे मैं किसी को भी बड़ी आसानी के साथ हरा सकता हूँ। लेकिन मिंचे की स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज़्यादा है जिससे वह मुझे रोज़ाना पीटती थी। लेकिन मेरी फाइटिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई और मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने मुक्कों और पंचेस को चलाना सीख गया। ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था मेरे लिए। और हम देखते हैं कि जेयुक की बढ़ती पावर को देखकर मिंचे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और अपने मन में कहती है कि यह लूजर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। और हम देखते हैं कि शाम बीत चुकी होती है लेकिन जेयुक की प्रैक्टिस अभी भी चल रही होती है और वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हमें पता लग जाता है कि ठीक उसी तरह से मैंने मिंचे की भी हार्ड स्टडी करवाई। शुरू में उसके लिए यह करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन धीरे धीरे से वह भी ये करना सीख गई। मुझे पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब बीत गया। फिर इसके बाद हमें 1 महीने के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पर मिंचे जेयुक से कहती है कि है लूजर, क्या तुम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ लेकिन जेयुक के थोड़े से पसीने छूट रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन तुम्हारे इतने ज़्यादा पसीने क्यों छूट रहे हैं। और जेयुक कहता है कि मिंचे तुमने उसे नोट के अंदर क्या लिखा जिसकी वजह से सेंगम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लो, तुम्हें बस फाइट पर फोकस करना है। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे समझ गया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि अब चुप हो जाओ और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें हारना है या फिर जीतना है।
फिर इसके बाद हमें फाइट की जगह को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के आ चुके होते हैं और वहाँ पर सेंगमम भी खड़ा होता है और हम देखते हैं कि जेक भी वहाँ पर पहुँच गया होता है, जिसे देखने के बाद सेंगमम अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस लूजर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई जिसकी वजह से इसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। और जेक अपने मन में कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें फाइट से पहले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मिंचे सिगरेट पी रही होती है, उसके पास जेक भी बैठा होता है और उसके काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम डरे हुए हो, ये लो सिगरेट पियो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, तुम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हो, तुम अभी भी फाइटिंग के बारे में सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना, क्या यहाँ पर कोई घटिया मजाक चल रहा है। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि है ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैंने आज तक कभी भी किसी से भी कोई भी फाइट नहीं करी जिसकी वजह से मैं घबराया हुआ हूँ। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सेंगमम से हार जाऊँगा और इस बात को सोचने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, अब जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारो। जिसे सुनने के बाद जेक हैरान हो जाता है और कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों करना है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, अब जल्दी से अपनी टी शर्ट को उतारो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी उतारता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी टी शर्ट को उतार देता है। हम देखते हैं कि उसका बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सही होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि कम से कम एक लड़की के सामने तुम एप्स तो दिखा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि क्या एप्स, और हम देखते हैं कि वह पूरी जान लगाकर अपने एप्स दिखा रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि देखो जरा, तुम्हारी बॉडी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम्हारा समय बर्बाद चला गया? अगर इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी तुम हार जाते हो तो तुमसे बड़ा यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जिसे सुनने के बाद जेक थोड़ा सा चौंक जाता है और मिंचे कहती है कि तुम हारने की बातें सिर्फ इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम लूजर, अपने ऊपर भरोसा तो रखो, तुम जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और वह कहता है कि लेकिन मिंचे, तुम मुझे कब तक इसी तरीके से लूजर कहोगी? कम से कम तुम्हें मेरा नाम तो ले लेना चाहिए, इससे मेरी बेइज्जती होती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लूजर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे यह कहने की? मैं एक लूजर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक लूजर से बात करना तक पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ। चलो तो फिर ठीक है, अगर तुम इस फाइट के अंदर जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊंगी लूजर। जिसे सुनने के बाद जेक थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि मिंचे उसे एक लाइटर देते हुए कहती है कि ये लो, इसे रख लो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि ये एक लाइटर है, मैंने सही कहा ना, और अपने मन में कहता है कि पर ये मुझे लाइटर क्यों दे रही है। और मिंचे कहती है कि ये लो, इसे रख लो, ये तुम्हारी फाइटिंग में काम आएगा। अगर तुम इसे हाथ में रखकर पंचेस मारते हो तो तुम्हारे पंचेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जीतने के बाद मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई लूजर मेरी चीज़ को हाथ लगा देता है तो मैं उसे कभी भी हाथ नहीं लगाती, तुम मुझे नया ला कर दे देना। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि ठीक है, और वह कहता है कि लेकिन मिंचे, तुम्हें यह लाइटर कहाँ से मिला? और इस लाइटर के ऊपर लिखा होता है लकी हॉट बार, जहाँ पर लड़कियाँ अक्सर नाचने के लिए जाती हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए लूजर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ? जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। फिर इसके बाद हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेक अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं सेंगमम से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी मुट्ठी में वह लाइटर दबाए हुआ होता है और वह अपने मन में कहता है लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों काँप रहा हूँ? क्या सभी बदमाश लड़ाई होने से पहले इतने ज़्यादा काँपते हैं? नहीं नहीं, वह बिल्कुल भी नहीं काँपते, मुझे उसकी बातों को याद करना चाहिए। फिर इसके बाद वह मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर मिंचे कहती है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, तुम जीत सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि हाँ भी जीत सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, मैं एक लूजर की तरह बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। अगर मैं हार जाता हूँ तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी मैं एक बहुत बड़ा लूजर था तो मुझे रिस्क लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि वह सेंगमम
सेंगमम के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद सेंगमम कहता है कि लगता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो लूजर, क्या तुम सच में फाइटिंग के लिए तैयार हो? लगता है कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मेरा कोई भी दिमाग खराब नहीं हुआ है, और वह अपने मन में कहता है कि फाइटिंग से पहले इसकी बकवास शुरू हो गई, जैसे कि ये पहले लड़कों के साथ करता था। और हम देखते हैं कि सेंगमम जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या तुमने सुना गाइस, ये है तोता तो अब बोलने लगा है। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और सेंगमम हंसते हुए कहने लग जाता है कि जयू को लगता है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि तुम मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देते। गाइस सभी अपना कैमरा ओपन कर लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हमने कैमरा ओपन कर लिया है, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि मिंचे भी उसे देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि हारना मत लूजर, अगर तुम हारे तो समझ लेना तुम गए। और सेंगमम कहने लग जाता है कि मैं इस दिन का कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यह लूजर बहुत ही ज़्यादा पिटेगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सेंगमम तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, और एक बंदा कहता है कि सेंगमम उसे मत छोड़ना। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि तुम सब बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा कमीने हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पीटूं ताकि तुम मज़े ले सको? तो फिर ठीक है, तुम बस देखो मैं इसकी कितनी ज़्यादा पिटाई करने वाला हूँ, आज तो ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। है जेक, मुझे बताओ कि तुम कितने मुक्के खाना चाहते हो, तुम जितना बताओगे मैं उतना ही मारूंगा। यह मुक्के पहले से ज़्यादा ताकतवर होंगे, तुम आज मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पिटोगे। फिर इसके बाद जेक मिंचे की बातों को याद करता है, जहाँ पर मिंचे बताती है कि फ़ाइट के लिए हिम्मत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अपोनेंट को लगता है कि तुम पहले से ही डरे हुए हो, तो तुम उसी वक्त फाइट को हार जाओगे। तुम्हें बस अपने दुश्मन को यह दिखाना है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है और तुम बड़ी आसानी के साथ उसे हरा सकते हो। और जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि ठीक है सेंगमम, तुम मुझे बताओ कि तुम कितने मुक्के खाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सेंगमम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि जयू को लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उससे 100 गुना ज़्यादा मारूंगा और तुम मेरे हाथों से आज बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। और जयू की बातें सुनने के बाद सेंगमम की हंसी छूट जाती है और बाकी बंदे भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम उसे उकसाने की कोशिश करना चाहते हो। और सेंगमम भी हंसते हुए कहने लग जाता है कि जयूक, तुमने पहले भी तो मजाक करने की कोशिश की, क्या तुम अब भी मजाक करना चाहते हो? क्या तुम मुझे दोबारा से लड़ना चाहते हो? लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दोबारा से होश में लाना होगा और इसके लिए तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पिटने वाले हो। तुम्हारी आज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, लगता है कि तुम्हें दोबारा से होश में लाना होगा। और यह सुनने के बाद भी जयूक बिल्कुल भी नहीं डरा होता और कहता है कि यह अब शुरू हो चुका है, मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मुझे मिंचे ने पहले ही बता दिया था। ये वही है, ये 1-2 पंच है, मुझे बस यही करना है। और हम देखते हैं कि जयूक एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छोटा पड़ जाता है और उससे पहले सेंगमम उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि अरे नहीं, मेरा हाथ तो छोटा पड़ गया। और सेंगमम उसे पंच मारते हुए कहने लग जाता है कि इस चोट के बाद लगता है कि तुम अपनी नॉर्मल हालत में आ जाओगे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे यह करना होगा। और हम देखते हैं कि वह लगातार उसे पंच मार रहा होता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मार देता है, जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि अरे नहीं, यह बिल्कुल गलत हो रहा है। और सेंगमम हंसते हुए कहने लग जाता है कि कीड़े कहीं के, क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम्हारी जगह कहाँ पर मौजूद है? और वह दोबारा से जयूक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखने के बाद बाकी लड़के कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ये तो अभी से ही ख़त्म हो गया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि सेंगमम, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, ये तुम्हारा आसान शिकार है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि सेंगमम, तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो। और एक लड़की कहने लग जाती है कि आखिरकार इस गधे की क्या प्रॉब्लम है, जब इसे पता ही था कि ये हारने वाला है तो इसने सेंगमम को चैलेंज ही क्यों किया। और हम देखते हैं कि मिंचे अपने दिमाग में कुछ सोच रही होती है, लेकिन जयूक अभी भी पिट रहा होता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका, प्लीज़ रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे पीटना बंद करो। और हम देखते हैं कि जयूक रो रहा होता है, जिसे देखने के बाद कुछ लड़के कहते हैं कि अरे नहीं, यह चूहा तो अभी से ही रोने लगा। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद सेंगमम थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है
कि चलो फिर ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। वैसे भी तुम जैसे लड़कों को रोते हुए देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। और हम देखते हैं कि वह जयू को एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि क्या तुमने यही सोचा था कि मैं तुमसे यही कहूँगा? जब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो मैं क्यों ही रुकूंगा? जब तक तुम अपनी पेट में मूत नहीं देते, जब तक मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वह लगातार जयूक पर पंचिस मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद जयूक रो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी यह नहीं कर सकता। इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं यह नहीं कर सकता। मिंचे ने मुझे रोजाना ट्रेनिंग की और मैंने 1 महीने तक लगातार हार्ड ट्रेनिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिंचे की इतनी मेहनत के बावजूद भी आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मिंचे, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने मुझे इतना ज़्यादा वक्त दिया और हार्ड ट्रेनिंग करने में मेरी मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं इतना ज़्यादा डर चुका हूँ कि मैं इस पर पलटवार भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर वह मिंचे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि फाइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वह है मेंटल स्ट्रेंथ। जिसे सुनने के बाद जैक थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेंटल स्ट्रेंथ? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो तुम कभी भी फाइट को नहीं जीत सकते। जिसे सुनने के बाद जैक कहता है कि अरे नहीं, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब है मैं कभी भी फाइट को नहीं जीत पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं एक लूजर से यही एक्सपेक्ट कर सकती थी, तुम्हें समझाना मेरे लिए सरदर्द हो चुका है। और मिंचे बताती है कि तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मैनेज करने की ज़रूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें क्या करना है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, जब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से टूट जाएगी तो समझ लेना तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पिटने वाले हो, और जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो तो तुम्हें उससे कैसे बाहर निकलना है मैं तुम्हें सिखाऊंगी लूजर। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि ठीक है, और मिंचे बताने लग जाती है कि तुम्हें इस हालत में सबसे पहले अपने अपोनेंट से चिपक जाना है। जिसे देखने के बाद जयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मिंचे, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रही हो? और मिंचे बतानी है कि अब तुम्हें इस हालत में उसे टैकल करने की कोशिश करनी है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें एक नया तरीका सिखाती हूँ, तो तुम्हें यह करना है। और हम देखते हैं कि सैंगमम अभी भी जयू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है और जयू को अपने मन में कहता है कि बस यही मेरे पास मौका है, अब चाहे मेरी जान भी चली जाए मुझे यह करना है, मुझे सबसे पहले अपने अपोनेंट से चिपक जाना है। और हम देखते हैं कि जयूक सैंगमम से चिपक जाता है, जिसे देखने के बाद सैंगमम हैरान हो जाता है और कहता है कि है लूजर, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर इसके बाद उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि तो तुम्हें इसके बाद उसके कान को काटना है। और हम देखते हैं कि जयूक उसके कान को काट लेता है, जिसकी वजह से सैंगमम को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और उसे मिंचे की बातें याद आती है, जहाँ पर मिंचे बताती है कि वैसे तो फाइट के दौरान ऐसी चीज़ों को करना बेईमानी मानी जाती है, लेकिन असली फाइट में तुम इस तरीके की चीज़ों को यूज कर सकते हो। तुम्हें इस हालत में हारने जीतने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तुम्हें बस अपने अपोनेंट से दूर आ जाना है। और हम देखते हैं कि जयूक सैंगमम से दूर आ जाता है और सैंगमम को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखने के बाद जयूक कहता है कि अब यही मेरे पास मौका है, मुझे बस यही करना होगा। मैं जो भी सीखा बस इसी दिन के लिए सीखा है और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुका हूँ, और ये टेक्निक है 1-2 पंच। और हम देखते हैं कि जयूक सैंगमम के मुंह पर 1-2 पंच मारने लग जाता है और वह लगातार उसके मुंह पर 1-2 पंच मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से सैंगमम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद बाकी के बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने तो सैंगमम को हरा दिया, ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि जयूक चिल्लाते हुए कहता है कि यह अब खत्म नहीं हुआ है बास्टर्ड, तुम मेरे हाथों से और भी ज़्यादा पिटोगे। और दोस्तों, यह फाइट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे यह चैप्टर ख़त्म करना होगा। आगे की आने वाली फाइट इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और जयूक अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, वह बहुत सारे बदमाशों से पंगा भी लेगा, लेकिन मुझे यह चैप्टर ख़त्म करना होगा। दोस्तों, यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।